नमस्कार दोस्तों, विदेशी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का है, रेलवे का, यूपी का, कोई भी अदर वन डे एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जो इसका सिलेबस है, एक बार उसको ब्रीफ में देख लेते हैं, जिसके बारे में हम इस मैराथन में जानेंगे और आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कोई भी एग्ज़ाम होगा वन डे का, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये पूरी गारंटी है। जो इसका सिलेबस है, इसका एक पहले जो सामान्य परिचय है उसको देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। उसके बाद जो गरीबी है उसको देखेंगे, जो पंचवर्षीय योजनाएँ हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद बैंकिंग है, कर है, जो योजना आयोग आया है उसके बारे में देखेंगे। जो 1991 का रिफ्लेक्शन था जिसके माध्यम से एलपीजी आया वो भी देखेंगे। जो सार्वजनिक उपक्रम है उनके बारे में देखेंगे। जो महारत्न कंपनियाँ हैं, मौद्रिक नीति, जीडीपी, जीएनपी क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है और जो 2022 का बजट है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो आर्थिक समीक्षा है उसको भी देखेंगे, वित्त आयोग है, कर, जीएसटी और जो विभिन्न आयोग हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में देखेंगे। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही दुःख की बात है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये हमारे लिए बहुत ही दुःख की बात है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। अर्थशास्त्र वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग तथा वितरण जैसी गतिविधियों का अध्ययन करने का एक विषय होता है। और जो इसके जनक थे अर्थशास्त्र के, वो थे एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के जनक थे। जो एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी, एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी इसको जो 60 में कहा जाता है, उसका था वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1976 में अर्थशास्त्र की परिभाषित करते हेतु इन्हें कहा गया था धन का विज्ञान। जो अर्थशास्त्र है, इसे अगर एक शॉर्टकट में कहा जाए तो इसको धन का विज्ञान कहा जाता है। यानी कि जो आपकी असीम इच्छाएं हैं, जो उनको सीमित करता है, समझ लो वही अर्थशास्त्र है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन होगी। और यहाँ पे हम कंप्लीट भारतीय इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे। जो अर्थशास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक हैं उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जो दास कैपिटल है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये कई एग्जाम में अभी तक पूछी जा चुकी है। ये है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वहीं जो है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे आपने भी देखा है, जो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है ये। वहीं है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, जो पाल ए सैमुअल उनके द्वारा लिखी हुई है। वहीं है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये है जे.एम. किन्स द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। वहीं है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये है एल रॉबिन्स द्वारा लिखी हुई है। वहीं है हाउ टू पे फॉर द वार, ये लिखी गई है जे.एम. किन्स द्वारा। वहीं है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, ये लिखी गई है अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। ये बहुत ही अच्छी मैराथन होगी, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा ये, और अपने दोस्तों में शेयर करें। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसको बारे में हम देखते हैं। जो आर्थिक विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। वहीं एक है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और तीसरी है जो विकासशील अर्थव्यवस्था है वो। जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, जो उसके महत्वपूर्ण हैं, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नत। वहाँ का जो सामाजिक और आर्थिक, जो कि रुपये का मामला है, इसमें सब में वो उन्नत रहते हैं। वहीं जो उत्पादन एवं उपभोग का जो स्तर होता है बहुत ही उच्च होता है वहाँ का। वहाँ की जो राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय है उसका भी स्तर उच्च होता है। जो बचत एवं विनियोग का जो स्तर है ये भी उच्च होता है। जो पूंजी निर्माण की स्तर है ये भी वहाँ पे उच्च होता है। अगर अभी आप देखे होंगे आज की न्यूज़, तो उसमें आई हुई थी कि जो भारत में है वर्तमान समय में लगभग 7.5% परिवार के पास ही कारें हैं। वहीं जो यूपी है हमारा, यहाँ पे लगभग 7 से 8% के पास ही कार है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ का स्तर है कितना निम्न है भी, कि यहाँ पे अब निजी किसी के पास कारें नहीं हैं।
उसके बाद क्या होता है, निम्न जनसंख्या, जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि जो हैं ये विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। वहीं जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है इसकी विशेषता क्या होती है, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन, उत्पादन एवं उपभोग का जो स्तर होता है निम्न होता है। जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय होती है इसका भी स्तर जो होता है भी बहुत निम्न होता है। जो पूंजी निर्माण की जो निम्न दर है वो भी कम होती है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर तथा होती है यहाँ पे। कृषि पर आत्मनिर्भरता होती है। अशिक्षा तथा बेरोजगारी होती है। जैसे युगांडा, बुरुंडी, नामीबिया जो अफ्रीकन देश हैं, यहाँ के जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। वहीं जो विकासशील अर्थव्यवस्था है उसमें जैसे कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी भी होती हैं जहाँ अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता पाई जाती है, लेकिन इनमें विकसित देश होने की अपार संभावनाएं भी मौजूद रहती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था है और ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था है। जो चीन है ये विकसित हो चुका है लेकिन अभी विकसित अपने आप घोषित नहीं करता है, विकासशील में रहना चाहता है, क्योंकि विकासशील में रहने से इसको फ़ायदा है ना इसीलिए। वही जो इनका आधार माना गया है, जैसे 2 आधार होते हैं अर्थव्यवस्था में, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, 3 होती है, एक होती है समाजवादी और तीसरा होता है मिश्रित। जो पूंजीवादी होती है यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो अंतर्गत लाभ का उद्देश्य जो होता है प्रधान होता है तथा उत्पादन निजी स्वामित्व के अधीन होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था या अनियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। वहीं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में मांग, पूर्ति, कीमत तथा उत्पादन आदि पर जो होता है इस पे सरकार का नियंत्रण होता है। वहीं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा जो है रूस जो तत्कालिक सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से वर्ष 1917 की बोल्शिक बोल्शेविक क्रांति से के बाद नजर आई थी। अगर आप देखे होंगे जो हमारा इकोनॉमी पॉलिटी है वहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी रूस से लिया गया है। एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का स्वामित्व साथ साथ विद्यमान होता है, जैसे हमारे भारत में है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक अर्थव्यवस्था, वहीं जो द्वितीयक है वो दूसरा जो है वो द्वितीयक अर्थव्यवस्था है, वहीं जो तीसरा है ये तृतीयक अर्थव्यवस्था। जो प्राथमिक होता है इसमें जो है उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से इसको जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है से प्राप्त की होती है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन एवं वाल्मीकि। ये जो है ये जो है प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा प्राप्त होता है। वहीं जो दूसरा होता है द्वितीयक अर्थव्यवस्था, सेकेंडरी इकोनॉमी यानी सेकेंडरी सेक्टर, ये अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है जैसे कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति आदि जो है ये द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण होते हैं। जो द्वितीयक क्षेत्र है इसमें औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है इसी को। उसके बाद जो तीसरा है ये है तृतीयक क्षेत्र, यानी तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयां होती हैं, जैसे कि परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा, होटल, चिकित्सा, पर्यटन, सरकारी जो प्रशासन है या वित्त संबंधित जो भी है ये सब तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। वहीं जो है आर्थिक जो विकास है इसका माप कैसे किया जाता है, तो आर्थिक विकास की माप और आर्थिक विकास की जो तुलनात्मक स्थिति को ज्ञात करने के लिए प्रमुख विधियां अपनाई जाती हैं, जिसमें एक है आधारभूत आवश्यकता एवं प्रत्यागम। वहीं दूसरा जो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें।
जो आर्थिक विकास की माप है, इस विधि से किसी देश के आर्थिक विकास के मापन के लिए उस देश की शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता और जीवन जो प्रत्याशा सूचकांक है के औसत मान का प्रयोग किया जाता है। वहीं जो है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की जो विधि होती है, इस विधि का सबसे पहले प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है द्वारा 1993 में किया गया था। विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विधि का प्रयोग किया गया है। वहीं एक नोट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में जो सकल राष्ट्रीय आय है GNI क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर चीन तथा अमेरिका है। 1 जुलाई 2021 को जारी विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जो GDP के आधार पर वर्ष 2020 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की है। भारत का जो स्थान है क्रमशः USA, चीन, जापान और जर्मनी एवं UK के बाद 6वां स्थान आता है। जो GDP का आधार है वहाँ पे जो भारत का स्थान है 6वां है। जो मानव विकास सूचकांक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जो ये है मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा है, इसका जो प्रतिपादन है 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। ये जो थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री ही थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित 3 चरों को शामिल किया जाता है, जिसमें पहला होता है जीवन प्रत्याशा, वहीं दूसरा होता है शिक्षा सूचकांक और तीसरा जो होता है वो होता है आय सूचकांक। जो जीवन प्रत्याशा सूचकांक है, इसमें होता है जीवन प्रत्याशा सूचकांक किसी देश की जनसंख्या का जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मापन करता है। वहीं जो शिक्षा सूचकांक है, शिक्षा सूचकांक के अंतर्गत 2 आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है। एक होता है स्कूलावधि के दौरान, वहीं दूसरा होता है स्कूलावधि के अनुमानित जो वर्ष होते हैं उनके बारे में। वहीं तीसरा जो है आय सूचकांक, इसमें होता है जीवन निर्वाह स्तर पर मापन और तीसरा होता है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय है उससे किया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। नौरोजी द्वारा 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 20 रुपये बताई गई थी। जो राष्ट्रीय आय की गणना है वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। मई 2019 में पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य मई 1951 में स्थापित केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो CSO होता है उसके द्वारा किया गया है। जबकि जो वर्तमान में है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जाता है। जो ये आया है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है NSO, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। राष्ट्रीय आय जो गणना है जो इसके आधार हैं ये 3 विधियों द्वारा की जाती है। एक होता है साधन लागत या आय विधि द्वारा, वहीं जो दूसरा होता है उत्पादन विधि द्वारा और तीसरा होता है व्यय विधि द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना हेतु आय विधि तथा उत्पादन विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की प्रमुख जो अवधारणाएं हैं इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय एक व्यापक अवधारणा है जिसकी गणना हेतु सामान्यतः निम्नलिखित अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है इसमें घरेलू उत्पाद एवं घरेलू उत्पाद एवं जो दूसरा होता है इसमें होता है राष्ट्रीय उत्पाद। जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP
इसमें क्या होता है? इसमें होता है किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में निवास करने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हों या स्वदेशी हों, द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय आय। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जीडीपी किसे कहा जाता है? तो जीडीपी वो होता है जो एक वित्तीय वर्ष होता है, यानी वित्तीय वर्ष शुरुआत कब होता है? तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। तो एक वित्तीय वर्ष में चाहे वो भारत का हो या विदेशी हो, दोनों में से कोई भी हो, उसकी दिक्कत नहीं है, द्वारा जो अंतिम रूप से उत्पादित, यानी जो चाहे वो सेवा दे रहा हो या किसी वस्तु का निर्माण कर रहा हो, उसके द्वारा जो आय अर्जित की जाती है उसी को राष्ट्रीय आय का, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, यानी जीडीपी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला, जीडीपी होता क्या है इसमें है, तो भारतीय संदर्भ में जो जीडीपी है राष्ट्रीय आय की सभी अवधारणाओं में सबसे व्यापक अवधारणा है। जीएनपी जो होता है इसमें जीडीपी प्लस जो विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय है वो होता है जीएनपी में। अब देखते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। ये क्या होता है? सकल राष्ट्रीय जो उत्पाद में पूंजीगत वस्तुओं के मूल ह्रास को घटा देने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस जो मूलह्रास, यानी जो जैसे अगर आप कोई भी मशीन अगर चला रहे हैं तो उसमें उसके पुर्जा घिसते हैं, तो जो घिसावट है उसको घटाने के बाद यही कहा जाता है मूलह्रास। तो वही एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूलह्रास घटाने के बाद जो आता है उसी को कहते हैं एनएनपी, यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। अभी इसको हम बाद में यहाँ पे कंप्लीट मैराथन करते हैं, उसके बाद इसको शुरू से बढ़िया एक एक पॉइंट को हम देखेंगे पूरा विस्तार से कि जीडीपी क्या होती है, ये कब आया, कैसे हुआ, इसका सूत्र क्या है, इसको सब हर चीज़ एक एक कंप्लीट पूरा देखेंगे हम। एक बहुत अच्छी नोट्स हमारे पास है उसी के हम देखेंगे यहाँ पे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आपके आने वाले एग्ज़ाम चाहे वो एसएससी का है, रेलवे का है या यूपी का कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और यहाँ पे हम इकोनॉमी की बहुत शानदार मैराथन देखेंगे। भारत में नियोजन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के नियोजन पद्धति से प्रेरित होकर शुरू हुई थी। भारत में वर्ष 1951 से वर्ष 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं एवं 6 वार्षिक योजनाओं की विकास यात्रा तय कर चुका है। भारत में आर्थिक नियोजन पर सर्वप्रथम चर्चा 1934 में प्रारंभ हुई, जब एम विश्वेश्वरैया ने प्लैनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इसलिए विश्वेश्वरैया को भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता भी कहा जाता है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आधुनिक भारत के जो प्रणेता है नियोजन के वो कौन है, तो ये है एम विश्वेश्वरैया। जो आर्थिक नियोजन है वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में नियोजन के लक्ष्य तथा सामाजिक उद्देश्यों के स्रोत संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्धारित होते हैं। नियोजन जो है भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में समवर्तित सूची में उद्धृत है। आपको पता होगा जो भारतीय संविधान है वहाँ पे 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। तो उसी जो अनुसूची है वहाँ की उसी 12 अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची है समवर्ती, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती तीनों सूचियाँ हैं, उसी में जो समवर्ती सूची है उसी में 7वीं सूची में इसको रखा गया है। वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी, जो सुभाष चंद्र बोस थे। वर्ष 1943 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित गांधीवादी योजना तैयार किया था। वर्ष 1944-45 में मुंबई के जो 8 बड़े उद्योगपति थे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उसमें थे JRD टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, आरदेशियर दलाल, पुरुषोत्तम दास ठाकुर,
डॉक्टर जान मथाई, श्री राम, कस्तूरी भाई लाल तथा एच.डी. सराफ, ये जो 8 बड़े उद्योगपति थे मुंबई के, ने भारत के आर्थिक विकास हेतु 15 वर्षीय एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये कई बार पूछा गया है कि जो बॉम्बे प्लान है या टाटा बिरला योजना है, ये कब जो इसकी जो योजना है कब प्रस्तुत की गई थी? ये थी 1944 और 45 में ये प्रस्तुत की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भी वर्ष 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष सर आरदेशियर दलाल थे। M.N. राय तथा भारतीय श्रमिक संघ की ओर से रूसी योजना से अभिप्रेरित जन योजना द पीपुल्स प्लान नामक योजना प्रस्तुत की गई थी। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा शोषण विहीन समाज की स्थापना हेतु सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने वर्ष 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो अध्यक्षता थी, उसमें एक आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया था। ये कई बार पूछा गया है, जो आर्थिक कार्यक्रम समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसको गठित कब किया गया था? तो ये था 1947 में। इस समिति ने 25 जनवरी 1948 को अपने एक प्रस्ताव में ये सिफारिश की कि देश में एक अस्थायी योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए। सिफारिश के फलस्वरूप 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था, जो इसकी अनुशंसा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई थी। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब लागू की गई थी? तो ये थी 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे आधारित थी? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, शरणार्थियों का पुनर्वास, कृषि क्षेत्र में विकास, जो इसका लक्ष्य था ये था 2.1 का, लेकिन जो इसमें प्राप्ति हुई थी इसमें हुई थी 3.6% की। ये थी 1951 से 56 तक। और ये किस पे आधारित थी? तो ये थी हैरेट डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। और इसमें क्या क्या जो मुख्य लक्ष्य थे वो थे, तो इसमें था सामुदायिक विकास, योजना को सर्वोच्च प्राथमिक, न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लघु एवं कुटीर उद्योग का पुनरुद्धार। वहीं जो दूसरी योजना थी पंचवर्षीय, ये थी 1956 से 1961 तक, आधारभूत एवं भारी उद्योगों के साथ विकास करना। इसमें थी 4.50% का लक्ष्य था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी इसमें ये 4.3 की प्राप्ति हुई थी। ये थी पीसी महालनोबिस की 4 क्षेत्रीय जो मॉडल थी उस पर आधारित थी। इसमें था पहला राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये जो इस्पात केंद्र थे उसकी स्थापना हुई थी इसमें। ये था औद्योगिकरण पर बहुत तीव्र बल दिया गया था इसमें। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 तक, इसमें था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाने पर बल दिया गया था। ये जो था महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, जेसी सैंडी के सिमांट्रेस मॉडल तथा सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इसका जो विफलता कारण था ये था भारत चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध 1965। उसके बाद जो 1965-66 में सूखा आ गया था, इसका जो विफलता का कारण था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो इसका लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 5.6, लेकिन जो हासिल हुआ था ये सीधा इसका आधा ही हुआ था, यानी 2.8। 28 दूना 56 होता है, समझ पूरा इसका आधा ही हासिल हो पाया था, क्योंकि उसमें सूखा और साथ ही युद्ध भी हो गया था। इस पे जो नोट है 1966 से 69 के बीच 3 वर्षीय योजनाएं बनाई गईं। इस योजना को योजना अवकाश भी कहा गया था। योजना अवकाश कब हुआ था? तो 66 से 69 तक। उसके बाद आई थी चौथी पंचवर्षीय योजना, जो थी गाडगिल योजना पर आधारित थी। जो इसका लक्ष्य था ये था 5.7% का, लेकिन हासिल कितना हुआ था? इसमें हुआ था 3.3%। ये जो योजना थी चौथी वाली, ये थी 69 से 74 तक।
इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें आया था गरीबी हटाओ का नारा। ये था 74 से 79 तक। इसमें था निर्धनता उन्मूलन व आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो था 4.4% का, लेकिन जो हासिल हुआ था वो 4.8% हासिल हुआ था। इसमें एक वर्ष यानी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है को एक वर्ष पहले अर्थात 1978 में समाप्त कर दिया गया था। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ये आधुनिकीकरण एवं अर्थव्यवस्था का जो विस्तार था इस पे करना था। ये जो लक्ष्य था इसका 5.2 का, लेकिन जो हासिल जो हुई थी 5.7% में हासिल हुआ था। ये 1980 से 1985 तक हुआ था। ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 90 तक थी। आधुनिकीकरण पर ज़्यादा बल दिया गया था और उदारीकरण मॉडल इसमें आया था। इंदिरा आवास योजना भी इसी में चालू हुई थी। जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना और 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक 2 वर्षीय योजनाएं इसमें चलाई गई थी। उसके बाद आई 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो मानव संसाधन विकास शताब्दी के अंत में था 1992 से 97 तक। ये जो आधारित था जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर। इसमें प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया था। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें था सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। ये 1997 से 2002 तक आई थी। जो इसका लक्ष्य था इसमें था 6.5% का, लेकिन जो हासिल हुआ था 5.4% हासिल हुआ था। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आई, जिसमें 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय जो योजना था ये अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की कूटनीति 2 आधारभूत तत्वों पर आधारित थी, जिसमें था जो विगत वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए इन्हीं को आगे विकास करना। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी में वास्तविक समृद्धि दर 7.6% थी। यद्यपि यह योजना अपने लक्ष्य 8% से कम रही थी, तथापि इस योजना इस समय तक की सर्वाधिक वृद्धि दर वाली योजना थी। उसके बाद आया 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका जो मुख्य ध्येय था तीव्रतर आर्थिक वृद्धि के साथ समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति। जो इस योजना का लक्ष्य था 9% का लक्ष्य था, लेकिन जो हासिल हुआ था इसमें 8 ही प्रतिशत हासिल हुआ था। उसके बाद फिर आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक। इसमें था तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना था इसका जो शीर्षक था यही था। यह योजना ऐसे समय में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे दूसरे वैश्विक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। जो 11वीं योजना के अंतिम वर्षों में यूरो जोन पर आए ऋण संकट के कारण शुरू हुआ था। इस जो वित्तीय संकट था आधार भारत सहित कई देशों पर पड़ा। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसके 25 मुख्य लक्षण थे, जिसमें जो पहला था आर्थिक विकास। सकल घरेलू उत्पाद 8% से वास्तविक दर पर समृद्धि दर थी इसकी। 4% की दर से कृषि समृद्धि दर थी इसमें। 10% की दर से विनिर्माण समृद्धि थी। प्रत्येक राज्य द्वारा 11वीं योजना की तुलना में जो 12वीं योजना थी अधिमानतः उच्चतम औसत स्तर पर ये थी। पहली जो 3 योजनाएं थीं उनमें लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे। जो चौथी योजना थी उसमें लक्ष्य शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में था। अगर आपने देखा होगा जो योजनाएं थीं पंचवर्षीय, इसमें 3 योजना के बाद फिर 3 वर्ष की छुट्टी, फिर 2 योजना के बाद 2 वर्ष की छुट्टी, फिर 2 योजना के बाद 2 वर्ष की छुट्टी, उसके बाद फिर लगातार 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली आई थी। उसके बाद आएगा फिर नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, लगभग बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। इसलिए जो नीति आयोग का फुल फॉर्म है इसको आप ज़रूर ही देखना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो हम इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हमारी मेहनत भी थोड़ा सफल आए, हमको पता चले कि हाँ लोगों को हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन बनता है। जो नीति आयोग का फुल फॉर्म है ये है नेशनल
इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया कमीशन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन, राष्ट्रीय भारत रूपांतरण स्थान, नीति आयोग की स्थापना एक सहकारी संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर परिपालन करते हुए भारत सरकार की नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। ये नीति आयोग में पूर्ववर्ती योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी संस्था है। जो वर्तमान में नीति आयोग की संरचना है वह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। वहीं जो राजीव कुमार हैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है इन्हें। लेकिन जो इसके CEO हैं अमिताभ कांत, ये बदल चुके हैं, इस समय याद नहीं है कौन है। ये इस समय G20 जो भारत में होने वाला है उसके शेरपा बनाए गए हैं अमिताभ कांत। और जो उसके पूर्वकालिक सदस्य हैं वो हैं प्रोफेसर रमेश चंद, जो कि एक राज्य स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त है। वहीं दूसरे जो हैं BK सारस्वत हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। वहीं जो गा है डॉक्टर BK पाल, उनके जो सदस्य हैं इसके। जो CEO हैं इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, और जो उपाध्यक्ष हैं इनको एक बार जरूर आप देख लेना, क्योंकि जो अमिताभ कांत हैं ये इस समय G20 के शेरपा बनाए गए हैं जो भारत में होने वाला है। उसके बाद अगला जो है पॉइंट ये है गरीबी। गरीबी या निर्धनता उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसी को हम गरीबी कहते हैं भोजन, कपड़ा और मकान। सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप करने के लिए सापेक्ष एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। जो सापेक्ष प्रतिमान होते हैं उनमें होता है सापेक्ष गरीबी, ये स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। इसे मापने हेतु सामान्यतः 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला होता है लारेंज वक्र और होता है दूसरा गिनी गुणांक। जो लारेंज वक्र है वो कुछ इस तरह बनता है, इसे कहीं कहीं से इसे चलता है ये। और दूसरा है गिनी गुणांक। लारेंज वक्र तथा गिनी गुणांक दोनों ही आय की विषमता की माप से संबंधित हैं। लारेंज वक्र को वर्ष 1905 में मैक्स ओ लारेंज ने तथा गिनी गुणांक है इसको 1912 में कोरेडो गिनी इटली के थे ने विकसित किया था। वहीं जो निरपेक्ष गरीबी है ये है किसी यानी गरीबी की वास्तविक जो संख्या है कि आकलन हेतु न्यूनतम आवश्यक मानदंड का प्रयोग किया जाता है। निर्धारित किए गए इस न्यूनतम उपभोग मानदंड को निर्धारित जो इसकी रेखा है उसको निर्धनता रेखा कहते हैं। भारत में गरीबी की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी जो निर्धारण है उसके जो मुख्य प्रयास है उसके लिए किया गया है। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी की मापन की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। जो योजना आयोग द्वारा देश में गरीबी की माप के लिए 1989 में प्रोफेसर DT लकड़वाला की अध्यक्षता द्वारा एक समिति गठित की गई थी। जो DT लकड़वाला हैं इनके बारे में बहुत ही बार पूछा जाता है कि ये इनकी जो समिति किससे संबंधित है। ये गरीबी से संबंधित इनकी समिति थी। योजना आयोग ने भारत में गरीबी के आकलन हेतु जो सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में 2005 में एक समिति गठित की थी जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2009 में सौंपी थी। जून 2012 में योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण हेतु C रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 30 जून 2014 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जो रंगराजन समिति थी इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये प्रति व्यक्ति और शहर में वहीं 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से कम उपभोग करने वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे रखा था। जो रंगराजन समिति थी जो 2014 में सबसे हाल ही में आई थी, इसमें जो शहरी लोग थे उनके लिए 1407 रुपये था प्रति व्यक्ति आय, वहीं जो ग्रामीण थे उनके लिए था 972 रुपये। जो इससे नीचे थे उन्हीं को गरीब माना गया था। जो गरीबी निवारण एवं कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गरीबी को कम करे उसके लिए है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। सरकार द्वारा राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया गया। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले तथा वो गरिमामय जीवन जी सकें। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी अर्थात लगभग 2/3 67% आबादी को भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। आप देख रहे होंगे इस समय लगभग 2 बार राशन मिलता है, एक बार फ्री में, एक बार रुपया से। यही है खाद्य सुरक्षा जो है। उसके बाद दूसरी थी, ये है अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना का जो शुरुआत है 25 दिसंबर 2000 में किया गया था। 1 करोड़ अति निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना लाई गई थी। वर्तमान में इस योजना के तहत भारत में 2.5 करोड़ गरीब अर्थात गरीबी रेखा से नीचे 38% परिवारों को प्रतिमाह 35 किग्रा अनाज रियायती दरों पर चावल तथा गेहूँ जो क्रमशः है 3 रुपये और 2 रुपये। जो चावल है वो 3 रुपये और जो गेहूँ है 2 रुपये में दिया जाता है। वहीं इसके अलावा है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये 2017 में चालू की गई थी संपदा योजना, जो इसकी मंजूरी की गई थी 26 मई 2017 को। इसका पुनर्नामकरण करके इसे किसान संपदा योजना किया गया था। वर्तमान में ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के नाम जानी जाती है। जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखलाबद्ध के साथ आधुनिक अवसंरचनाओं का सृजन होता है। जो गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन संबंधित प्रमुख योजनाएं हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये योजनाएं कई बार जैसे लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत पूछी गई हैं। चाहे यूपी का एग्जाम हो कोई, या स्टेट लेवल हो, या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी है, रेलवे है, यूपी का, इन एग्जाम में बहुत ही बार पूछी गई है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हम इस समय इंडियन इकोनॉमी की बहुत ही अच्छी मैराथन कर रहे हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ये। जो पहली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है, ये 2006 में प्रारंभ हुई थी। वहीं भारत निर्माण कार्यक्रम है, ये 2005 में प्रारंभ हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना है, जिसे 2000 में प्रारंभ किया गया था। वहीं जनश्री बीमा योजना है, जिसे 2000 में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, जिसे 2000 में प्रारंभ किया गया था। अन्नपूर्णा योजना है, इसे भी 2000 में प्रारंभ हुआ था। ये भी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, ये भी 2000 में प्रारंभ हुआ था। जो ये 7 योजनाएं हैं, ये सभी योजनाएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें आप भूलना मत। वहीं जो अगली है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1999 में आई थी ये। और अगली है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, 1997 में। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में आई है ये। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। इंदिरा आवास योजना, जिसके तहत जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में आवास मिलता है, ये 1985 में आई थी। जवाहर योजना जो है ये 1989 में आई थी। वहीं है द्वाकरा, ये 1982 में आई थी। और जो आखिरी योजना है ट्राइसेम, ये 1979 में आई थी। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है मनरेगा, ये जो योजना है राष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2005 को स्वीकृति दी गई थी। इसके उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को देश के 200 चुनिंदा जिलों में इसको चालू किया गया था। ये बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले इसको किस जिले से और किस राज्य से शुरुआत किया गया था। तो 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसको शुरुआत किया गया था और सबसे पहले 200 जिलों में लागू किया गया था। लेकिन जो वर्ष 2007 और 8 था, इसमें इसको विस्तार करके 130 अतिरिक्त जिलों में लागू किया गया था। उसके बाद देखा गया कि जो इसका रिव्यू है बहुत ही अच्छा है, तो 1 अप्रैल 2008 में इसको विस्तार करके जम्मू कश्मीर छोड़कर देश के सभी जिलों में कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा
कर दिया गया। जो मनरेगा का लक्ष्य है, ये प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराता है। अकुशल का मतलब है कि यहाँ पे कोई पढ़े लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप एमए बीएड पास हो तभी इसको पाएंगे। उसके बाद जो है अगला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री जो की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 150 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री कौशल योजना ये 20 मार्च 2005 में को मंजूरी मिली थी और 15 जुलाई 2015 से इसको प्रारंभ किया गया था। इस योजना का जो कार्यान्वयन है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। जो योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, केंद्रीय योजनाएं और परियोजनाएं जो हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 से लागू हुई थी। अभी अक्टूबर में इसकी 12वीं किस्त आ चुकी है और जो योजनाएं हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हें आप बिना एक बार देखे एग्जाम में जाना मत। हो सकता है कोई न कोई किसी न किसी सीट में जरूर योजनाएं पूछी जाएंगी। और आपने अगर अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमने जो पॉलिटी है उसकी मैराथन को कंप्लीट किया है, अगर आपने देखा नहीं है तो उसको भी जाकर देखें। इकोनॉमी की कर रहे हैं और इसके बाद हिस्ट्री और जो जियोग्राफी है उसकी भी हम मैराथन करेंगे और साइंस की भी। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जीके का एक बूस्टर डोज है जिसे आप अवश्य लें। उसके बाद जो अगली योजना है कुसुम योजना है। 8 मार्च 2019 को निर्वाचन बॉन्ड योजना है। 2 जनवरी 2018 को जलमार्ग विकास परियोजना है। 3 जनवरी 2018 को लागू हुई थी ये। राष्ट्रीय पोषण मिशन है, ये 8 मार्च 2018 को चालू हुआ था। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, ये 1 जनवरी 2017 को लागू हुआ था। प्रवासी कौशल विकास योजना है, ये 8 जनवरी 2017 को ये भी लागू हुई थी। उसके बाद है राष्ट्रीय वायुश्री जो योजना है, ये 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुई थी। उसके बाद दरवाजा बंद योजना 30 मई 2017 को लागू हुई थी। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है, ये 21 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना है, 16 जनवरी 2016 को लागू हुई थी ये। वहीं ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम से है, 14 अप्रैल 2016 को ये भी स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, 1 जनवरी 2016 को आई थी ये भी। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, ये 9 अगस्त 2016 को स्टार्ट हुई थी। वहीं जो प्रधानमंत्री युवा योजना है, ये 9 नवंबर 2016 को स्टार्ट हुई थी। उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना है, ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी जो सुकन्या योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई थी। अटल पेंशन जो योजना है ये 9 मई 2015 को चालू हुई थी। वहीं जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी। ये जो 19 योजनाएं हैं ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से पीएम मोदी की सरकार है, पीएम 1.0 और पीएम मोदी जो है 2.0 इन्हीं के शासनकाल में आई हुई हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी ये। जो स्वच्छ भारत मिशन है इसकी जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन का जो लक्ष्य है ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना। तो 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच है उससे मुक्त कराना था। और जो अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष 25 अक्टूबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। अगला है भारतीय कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 55% आबादी जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार कृषि एवं संबंध गतिविधियों संलग्न है। जो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चालू कीमतों पर जीबीए में कृषि एवं संबंध हिस्सा का जो है हिस्सा प्रतिवर्ष 2014-15 में 18.2% से घटकर 2019-20 में जो एनएसओ है राष्ट्रीय जो सांख्यिकी विभाग है उसके द्वारा 29 मई 2020 को जो आंकड़ा जारी हुआ था उसमें 17.8% रह गया है। जो भारत में फसल प्रतिरूप है, जो भारत में फसलों का जो वर्गीकरण है के रूप में ऋतुओं के आधार पर किया गया है। फसलों के स्वरूप
के आधार पर फसलों को खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न फसलों में विभक्त किया गया है। जो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हैं, इसमें चावल है, गेहूँ, बाजरा, मक्का आदि हैं। अनाजों के अतिरिक्त जो दलहनी चीज़ें इसमें हैं, उड़द है, मूंग है और चना आदि इसमें शामिल हैं। जो गैर खाद्यान्न फसलें इसमें तिलहन फसलें तथा वाणिज्यिक फसलें जैसे कि गन्ना है, कपास है, जूट, बागवानी फसलें हैं, ये भी शामिल होती हैं। जो ऋतु के आधार पर 3 भागों में इसको बाँटा गया है। इसमें है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जो रबी की फसल है, इसकी जो बुआई होती है नवंबर से दिसंबर में बुआई होती है इसकी, और जो इसकी कटाई है ये मार्च और अप्रैल में होती है। इस समय रबी की बुआई चल रही है। इसमें चना, मटर, सरसों, आलू ये सभी रबी की जो फसल हैं उसमें बोई जाती हैं। उसके बाद है खरीफ की फसल। इसकी जो बुआई है जून जुलाई में की जाती है और जो इसकी कटाई है अक्टूबर नवंबर में होती है। जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का, चावल जगह धान है, तिल है, मूँगफली ये है। वहीं जो जायद की फसलें हैं ये ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं। इनकी जो बुआई है ये मार्च से जुलाई के मध्य की जाती है। जैसे खीरा, तरबूज, ककड़ी ये सब इसके अंतर्गत आते हैं जायद की फसल में। जो भारत में कृषि ऋण के स्रोत हैं, उसमें भारत में कृषि ऋण के स्रोतों को 2 भागों में बाँटा गया है। एक है संस्थागत स्रोत और दूसरा है गैर संस्थागत स्रोत विभाजित किया गया। जो संस्थागत स्रोत है इसमें सरकार, सहकारी समिति, वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आते हैं। जबकि जो गैर संस्थागत हैं उसमें साहूकार हैं, व्यापारी, जमींदार आदि आते हैं। तकाबी वो ऋण है जो सरकार द्वारा कृषकों को फसल बुआई के समय दिया जाता है और फसल कटाई के समय वापस लिया जाता है। अगर आप देखे होंगे तो कहीं-कहीं पूछा गया एग्जाम में तकाबी क्या है? तो तकाबी एक ऋण है जो सरकार द्वारा कृषकों को बुआई से पूर्व दिया जाता है और कटाई पे ले लिया जाता है। भारत में सहकारी जो समितियां हैं उसका विस्तार भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के अस्तित्व में आने के बाद हुआ था। भारत में जो सहकारी साख समितियां हैं उसकी जो स्थापना हुई थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था यह था किसानों की जो वित्तीय आवश्यकताओं हैं उसका पोषण और उनका साहूकारों के ऋण जाल से संरक्षण करना था। सहकारी साख समितियों द्वारा कृषकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना था। भारत में सहकारी ऋण का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। इसमें शीर्ष पर प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक स्तर पर कृषि साख समितियां उपलब्ध हैं। जो प्राथमिक कृषि साख समितियों के गठन का जो मुख्य उद्देश्य है यह है ऋण प्रदान करना के लिए ऋण निधि एकत्र करना तथा सदस्यों में स्वावलंबन तथा मितव्ययिता का भावना जागृत करना है। इसमें एक है जिला सहकारी बैंकों में जो के कार्य और निर्देशन है इसमें समन्वयन करने एवं ऋण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सहकारी बैंकों की स्थापना की जाती है। जो राज्य के शीर्ष सहकारी बैंक कहलाते हैं इनको सदस्य केवल केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। ये आम लोगों के ऋण नहीं देता है। वहीं एक है भूमि विकास बैंक जिसमें किसान जो हैं जाके ऋण पर ऋण लेते हैं। इसमें है जो भूमि विकास है बैंक कृषकों को दीर्घकालीन जो ऋण प्रदान करता है। भूमि विकास बैंक की जो स्थापना है कृषकों के उद्देश्य के लिए भूमि विकास कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। ये पुराने ऋणों की भी मुक्ति भी दिलाना है इसका काम। इसमें जो है भूमि विकास बैंक में भूमि को बंधक बनाकर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। एक किसान क्रेडिट कार्ड KCC ये 1998 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध कराई गई योजना है। योजना के अंतर्गत किसानों की वर्ष भर की कृषि वित्त आवश्यकताओं के अनुरूप ये साख सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। किसान उस सीमा पर के भीतर वर्ष भर में जितनी बार चाहे उतनी बार धन निकाल सकता है। किसानों को केवल निकालने गए धन पर ही ब्याज भुगतान करना पड़ता है। जो कृषि उपजों के अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य हैं 2019-20 के अनुसार जो फसल है चावल, जो इसमें सबसे ऊपर राज्य है यह पश्चिम बंगाल। वहीं गेहूं में उत्तर प्रदेश सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। मक्का में है कर्नाटक, जो मोटा अनाज है उसमें राजस्थान है। दाल में राजस्थान है। जो कुल खाद्यान्न है वहाँ पे भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मूंगफली में गुजरात सबसे आगे है।
रेपसीड व सरसों में राजस्थान सबसे ऊपर है, जिसमें 46% उत्पादन होता है कुल का। वहीं जो मूँगफली है वहाँ सबका जो कुल का उत्पादन होता है ये होता है 45%। सोयाबीन है मध्य प्रदेश, यहाँ पे 45% कुल का उत्पादन होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सूर्यमुखी है कर्नाटक में उत्पादन होता है इसका, जो कुल का है ये 54% होता है। वहीं जो कुल तिलहन है राजस्थान में 20% होता है। वहीं जो गन्ना है यूपी में वो कुल का 50% होता है यहीं पे। कपास है गुजरात में, कुल का जो है ये 23.32% होता है। वहीं जो जूट और मेस्ता है पश्चिम बंगाल में, ये कुल का 81% होता है। इसलिए आप देखते होंगे पश्चिम बंगाल में जूट होता है, वहीं पश्चिम बंगाल का जो भाग है बांग्लादेश, वहाँ पर जूट बहुत होता है। ये जो स्रोत है ये आर्थिक समीक्षा जो 2020-21 थी वहाँ से लिया गया है ये। भारत में जो हरी क्रांति आई थी, एक जो भारत की हरित क्रांति थी 1960 के दशक में परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि को अपनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वर्ष 1966-67 में कृषि क्षेत्र में एक नए तकनीकी परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, जिसे कृषिगत विकास की नई व्यूह रचना तथा हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। विश्व में जो हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। वहीं जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं तो वो हैं MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ है ये पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषकों को बहुत ही मिला था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किसे मिला था। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, भारत में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है, जबकि 2 अन्य फसलों के साथ केंद्र सरकार कुल 25 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार रबी एवं खरीफ फसलों हेतु घोषित की जाती है। जो कृषि एवं मूल्य आयोग है वर्ष 1965 में केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने के संदर्भ में सुझाव के लिए कृषि कीमत आयोग का गठन किया था। वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो है इसके बारे में देखते हैं कि जो राष्ट्रीय कृषि व्यापारी विपणन संघ है क्या है। तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की जो स्थापना है 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। जो इसका मुख्यालय वो दिल्ली में है तथा सभी राज्यों में इसके जो अलग-अलग हैं वो भी मुख्यालय होते हैं। अब देखते हैं जो 1991 के पूर्व जो औद्योगिक नीति थी उसके बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषित किया था। 30 अप्रैल 1956 में द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई थी। इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था आधारभूत एवं भारी उद्योग हेतु सुदृढ़ आधार तैयार करना, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक तथा विकासोन्मुखी औद्योगिक सहकारी क्षेत्रों का उत्तरोत्तर विकास करना था। भारत की जो तीसरी औद्योगिक नीति थी 23 दिसंबर 1977 को तत्कालीन उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 23 जुलाई 1980 को भारत की नई औद्योगिक नीति संसद में प्रस्तुत की गई थी। जो नई आर्थिक नीति है, नई आर्थिक नीति 3 प्रकार के आयाम है। इसका निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन, वहीं उदारीकरण है, लिबराइजेशन, वहीं वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन यानी LPG। नई जो आर्थिक सुधार नीति है 1991 में मुख्य क्षेत्र में आई थी, जिसमें राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति इसमें प्रमुख थी। 24 जुलाई 1951 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की थी। नई जो औद्योगिक नीति थी उसके माध्यम से औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में न्यूनीकरण, औद्योगिक नियंत्रण एवं नौकरशाही के अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्ति करने की रणनीति बनाई गई। वर्तमान में 4 उद्योगों अल्कोहल युक्त पेय,
पदार्थ, तम्बाकू एवं उनके उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एवं रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक तथा जोखिम भरे रसायन के लिए ही लाइसेंस की अनिवार्यता है। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा एकाधिकार तथा अवरोध व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित कर दिया गया। निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र जो ईपीजेड था, ईपी जोन था, भारत निर्यातक संस्करण क्षेत्र की स्थापना करने वाला एशिया का प्रथम देश बना। भारत में सर्वप्रथम 1965 में कांडला का प्रथम ईपीजेड निर्मित किया गया। ईपीजेड के बारे में कई बार आया है, जो प्रथम ईपीजेड था कहाँ पे था ये। विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, ये क्या होता है? तो जो भारत में विशेष आर्थिक जोन है, SEZ नीति की घोषणा अप्रैल 2000 में की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, देश में उत्पादन एवं निर्यातक में आ रहे अवरोधों को दूर करना तथा भारत में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना था। वर्ष 2005 में सेज अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया, जो 10 फरवरी 2006 से प्रभावित हो गया। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी SSC, रेलवे या यूपी कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन है, जहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट देख रहे हैं। भारत में सार्वजनिक उद्यम, भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा दी थी। आधुनिक भारत का जो मंदिर है, इसे कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो सार्वजनिक उपक्रम थे उनको। वर्तमान में कंपनियों को महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है। आप देख सकते हैं जो भारत की महारत्न कंपनियां हैं, उनमें से NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वहीं ONGC है, सेल है, भारतीय जो तेल निगम है IOC है, CIL है, BHEL है, गेल है, BPCL है, PGDIL है, HPCL है, वहीं है पावर कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये भारत की है महारत्न कंपनियां। वही जो नवरत्न कंपनियां हैं, 1997 में नवरत्न 13 कंपनियां हैं। वहीं जो मिनी रत्न है, जो मिनी रत्न का दर्जा है, उनमें से शुभारंभ इसका जो हुआ था 1977 में हुआ था। वर्तमान में रत्न जो कंपनियां संख्या है, उन्हें 73 संख्या है। औद्योगिक विकास एवं वित्तीय संस्थान, भारत में कृषि का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कपड़ा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो CDB है, इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 की गई थी। भारतीय लघु विकास बैंक का मुख्य जो है लखनऊ में है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो EDB है की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। EDB की जो स्थापना है वो 1964 में की गई थी। मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है, देश को विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में ये, जो मेक इन इंडिया है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को शुरुआत की गई थी। भारत में बैंकिंग क्षेत्र का जो उद्भव एवं विकास हुआ है, उसके बारे में हम बैंकिंग को देखते हैं। भारत में आधुनिक बैंकिंग जो प्रणाली का जो शुभारंभ है, वो 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना से हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना है, ये अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा विदेशी पूंजी के सहयोग से हुआ था। ये जो सीमित देयता के आधार पर अवध कॉमर्शियल बैंक, जो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, ये भारत द्वारा संचालित पहला बैंक था। परंतु जो पूर्ण रूपेण भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था, वो था पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। वहीं जो RBI है, RBI जो है बैंकों का बैंक है। भारत में केंद्रीय बैंकों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पे 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय ये मुंबई में है। इसके अतिरिक्त जो रिजर्व बैंक है, इसके 31 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जो लखनऊ का गोमती नगर है, यहाँ पर भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। भारत रिजर्व बैंक के प्रथम जो गवर्नर थे, ये सर
ओसबोर्न स्मिथ थे, जो 1 अप्रैल 1935 से 1937 तक थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी.डी. देशमुख थे, जो 1943 से 1949 तक भारतीय रिजर्व बैंक में जब इसका रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब भी यही थे। उसके बाद है भारत में जो करेंसी है उनकी नोटों कितनी है। ये 2 रुपये की है, 5 रुपये, 10 रुपया, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 का जो निगमन है ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। वहीं जो 1 रुपये के नोट है तथा सिक्का का जो निगमन है वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है। 1 रुपये का जो नोट है इसका जो संचालन है भारत सरकार करता है, वित्त मंत्रालय। 1 अप्रैल 1957 में भारत में दशमलव प्रणाली का जो मुद्रा चलन है, दशमलव प्रणाली की मुद्रा प्रचलन में आई। भारत में जो बैंकिंग है, जो इसका विनियमन और संचालन है, ये भारतीय बैंक अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। जो भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक था, ये 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया था। सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंक में भारतीय स्टेट बैंक SBI जो है सबसे बड़ा बैंक है ये भारत में। भारतीय बैंकों जो राष्ट्रीयकरण जो पहला चरण था इसमें 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी उस समय पूंजी 50 करोड़ थी। इसमें वो जो बैंक थे इसमें थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, कमर्शियल, केनरा बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। जो ये बैंक है इनको आप देखते होंगे इस समय लगभग हर क्षेत्र में है ये। वहीं जो दूसरा चरण था 15 अप्रैल 1980 में 6 वाणिज्यिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें था आंध्र प्रदेश बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंधु बैंक, कारपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक। बैंक के आपस में विलय के जो तहत है विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय है ये बैंक ऑफ बड़ौदा में 2019 में प्रभावी हुआ। ज्ञातव्य है कि अगस्त 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 10 सार्वजनिक बैंक हैं इनका आपस में विलय करने की घोषणा की गई थी। इसके अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक जोन है इंडिया बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में। वही जो आंध्रा बैंक है तथा कारपोरेशन बैंक है इनका जो विलय है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तथा इलाहाबाद का विलय इंडियन बैंक में हुआ। ध्यातव्य है कि 1 अप्रैल 2020 से विलय प्रभावी हो जाने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीय का जो करण है उनकी संख्या जो घटकर 11 हो गई है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं रीजनल रूरल बैंक, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है 1972 में RG सरैया की अध्यक्षता में गठित एक आयोग बैंकिंग आयोग तथा जून 1975 में गठित नरसिंहम समिति की अनुशंसा पर की गई थी। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है इसकी स्थापना क्रम 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुआ था। क्षेत्रीय बैंक में 50% जो पूंजी सरकार की होती है, 15% पूंजी राज्य सरकार की, वहीं 35% जो पूंजी होती है जो उसका प्रवर्तक बैंक होता है उसकी होती है। नाबार्ड बैंक है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो इसकी स्थापना है ये 12 जुलाई 1982 में केंद्र सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण कृषि विकास के लिए अलग से एक पृथक बैंक की स्थापना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के रूप में की गई थी। नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है बी शिवरामन समिति की अनुशंसा पर इसको किया गया था। नाबार्ड का जो मुख्यालय मुंबई में है। किसान क्रेडिट कार्ड का जो आरंभ है करने वाला स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग से जोड़ने में नाबार्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं भारतीय जीवन बीमा है की स्थापना 1965 में हुआ था, जो इसका मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जो मुख्यालय हैदराबाद में है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की जो स्थापना है
वर्ष 1964 में लघु बचतों को म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था, जो इसका मुख्यालय है भारतीय यूनियन ट्रस्ट का, ये मुंबई में है। जो राष्ट्रीय आवास बैंक है NHB की जो स्थापना है 1988 में हुई थी, जो उसका मुख्यालय है ये भी नई दिल्ली में स्थित है। मौद्रिक नीति के उपकरण, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जो साख नियंत्रण है, क्रेडिट कंट्रोल। साख नियंत्रण की दो विधियां होती हैं, जो इनका संक्षिप्त विवरण है इस प्रकार है कि परिमाणात्मक साख नियंत्रण, जो है परिमाणात्मक जो साख नियंत्रण की विधि के अंतर्गत साख सृजन की मात्रा को प्रभावित किया जाता है। इसका जो प्रभाव है अर्थव्यवस्था के सीधे सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। इसके अंतर्गत निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें होता है बैंक दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, खुले बाजार की क्रियाएं, रिवर्स रेपो दर, नकदी आरक्षित अनुपात जो RCR है, संविधिक तरलता अनुपात। उपयुक्त जो दर हैं इनके अनुसार साख सृजन में ऋणात्मकता संबंध होता है। दूसरा जो होता है गुणात्मक साख नियंत्रण। जो गुणात्मक साख नियंत्रण है, गुणात्मक साख नियंत्रण की जो चयनात्मक विधि कहा जाता है इसे। जो गुणात्मक साख नियंत्रण है इसे चयनात्मक विधि कहा जाता है। इसके अंतर्गत साख के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत RBI व्यापारिक बैंकों के द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं हेतु दिए गए ऋण को हतोत्साहित करती है, जबकि वांछित गतिविधियों की ओर साख के प्रवाह को प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरीके प्रयुक्त होते हैं। एक होता है न्यूनतम सीमा या मार्जिन का निर्धारण, वहीं जो दूसरा होता है नैतिक दबाव, तीसरा है साख मानदंड का निर्धारण। एक होता है इसमें खुले बाजार की प्रक्रिया। ये क्या होती है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब मुद्रा बाजार सरकारी हुंडियों के क्रय विक्रय के द्वारा देश में मुद्रा बाजार तथा वाणिज्यिक बैंक पर नियंत्रण किया जाता है, तो इसे खुले बाजार की क्रिया कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को जब बाजार में व्याप्त मुद्रा को निकालना होता है या कम करना होता है तो खुले बाजार का प्रयोग करती है। जब आता है इन्फ्लेशन, कहते हैं जब तरलता आता है, जब कोई भी जैसे वस्तु अगर महंगी हो जाती है, जब लोगों के पास पैसा अधिक होगा तो वो किसी भी जो वस्तु होती है उसकी माप तोल नहीं करते कि कितने की है क्या नहीं है, तुरंत पैसा लो सामान दो। वहीं जब उनके पास कीमत कम रहेगी तो लोग वस्तु को जो कीमत है उसको कम कराने का प्रयास करते हैं। वहीं जब बैंक जो सरकार जो होती है, जब उसको जनता से पैसा को सूखना रहता है तो जो दर है वो अपनी बढ़ा देती है। तो जो 15 नवंबर 2021 से है जिसका दर है यहाँ पे नीति जो दरें हैं ये हैं नहीं वर्तमान में, इसको आप करंट से अपडेट कर लीजिएगा। जो रेपो रेट यहाँ पे दिया गया है 4% है। वहीं जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35 है। बैंक जो दर है 4.25 है। वहीं जो EMSF दर है वो 4.25 है। जो आरक्षित दरें हैं CRR की 4% है। वहीं जो SLR की दर है वो 18% है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छी मैराथन चल रही है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन। जो मुद्रास्फीति होता है, अभी जो आपको बता रहे थे, जब जो सोखना रहता है जब मार्केट से पैसा को, तो सरकार क्या करती है, मुद्रास्फीति है जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन मुद्रास्फीति की वो स्थिति है जिसमें मूल्य वृद्धि के साथ आर्थिक निष्क्रियता तथा बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान रहती है। वही है जो अवमूल्यन के आशय है इसका, किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से होता है। भारत में अब तक अवमूल्यन 3 बार हो चुका है। ये पहली बार हुआ था 1949 में, दोबारा 1966 में और तिबारा जो हुआ था जब LPG आया था 1991 में तब हुआ था।
भारतीय प्रतिभूति एवं जो विनियम बोर्ड है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड वर्ष 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। जो सेबी है ये म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक जो मार्केट होता है के नियंत्रण एवं विनियम के अधिकार इसको दिए गए हैं। सेबी का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है, जबकि इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थित हैं। जो विश्व के प्रमुख शेयर सूचकांक हैं, इसमें स्टॉक एक्सचेंज है, वहीं शेयर सूचकांक है जो कोरिया का है, जो इसका नाम है कोस्पी। चीन का है SSE। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि यहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ शेयर सूचकांक है उसका नाम क्या है। वहीं जो टोक्यो का है वो है निक्केई, ताइवान का है टाइक्स, थाईलैंड का है सेट, जर्मनी का है मिडडेक्स, ब्राज़ील का है बोपेस्पा, वहीं USA का है नास्डाक, सिंगापुर का है सीमेक्स स्ट्रेक्स टाइम, वहीं मैक्सिको का है बोल्सा, इंग्लैंड का है FTSE 100, हांगकांग का है हांगसेंग। भारत में जो प्रतिभूति बैंक नोट मुद्रालय है, ये भारत में प्रतिभूति पत्र, मुद्रा, सिक्कों आदि के मुद्रण का जो दायित्व है ये भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड का है। इसकी स्थापना जो है 2006 में वित्त मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली में हुई थी। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। ये जो मिल है विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी पेपर का उत्पादन करती है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है सिक्योरिटी जो प्रिंटिंग प्रेस है, भारत में 4 बैंक नोट सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। तो पहली है वह करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र। भारत में ये इस पहला नोट मुद्रालय की स्थापना 1928 में की गई थी। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, इसकी जो स्थापना है 1974 में की गई थी। इस मुद्रालय में बैंक नोटों के अलावा उच्च गुणवत्ता की स्याही का भी उत्पादन होता है। ये जो प्रिंटिंग प्रेस के बारे में है ये एग्जाम में कई बार आता है, मिलान करने के लिए लगभग करके आता है कि जो नासिक महाराष्ट्र की है जो करेंसी नोट प्रेस है, इसका जो है स्थापना कब हुआ था। वहीं जो देवास है मध्य प्रदेश, उसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आता है। वहीं जो अगली है भारतीय प्रतिभूति मुद्रालय नासिक, स्थापना जो है इसका 1925 में हुआ था। प्रतिभूति मुद्रालय हैदराबाद, जो इसका स्थापना ये हुआ था 1982 में। जो टकसाल हैं तो भारत में 4 टकसाल हैं। पहला है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में। भारतीय लोक वित्त यानी बजट, जो बजट शब्द है जो इसकी स्थापना ये जेम्स विलियम्स को माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली के जो संस्थापक हैं जेम्स विलियम्स को माना जाता है। जेम्स जो विलियम्स हैं पहली बार 1860 में वायसराय लॉर्ड कैनी को की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। भारत में जो पहला स्वतंत्र बजट था वो 26 नवंबर 1947 को RK षणमुख शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो बजट 2021-22 है, इसमें जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा फरवरी 2021 और वर्ष 21-22 के लिए 34.83 लाख करोड़ के बजट प्रस्तुत किया है। जो विगत वर्ष 2020 और 21 के लिए संशोधित बजट अनुमान 30.42 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 4.41 लाख करोड़ अधिक है, यानी 14.49% अधिक है पिछले वर्ष के अनुमान में। केंद्रीय बजट 2020-21-22 के अनुमानित जो बजट घाटे हैं GDP के प्रतिशत में, जो राजस्व घाटा है अगर इसको देखा जाए 2019-20 में तो ये 3.3% है। ये एग्जाम में आपके नहीं आएगा, ये जो होता है UPSC PCS उसमें आता है ये मिलान के लिए। 2021-22 हेतु प्रस्तावित जो कुल सब्सिडी में खाद्य उर्वरक, पेट्रोलियम तथा ब्याज भुगतान सब्सिडी के जो प्रमुख मदे हैं उसमें जो कुल सब्सिडी का योगदान है ये 98.06% है। वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित जो कुल सब्सिडी है उसका जो है 65.65 अकेले खाद्य मद में व्यय होता है। सकल जो बजटीय व्यय अनुमान है 2021-22 का
वो व्यय अदायगी का 20% है। जो आर्थिक समीक्षा 2020-21 है, इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने 29 जनवरी 2021 को संसद में प्रस्तुत किया था। ये 2020-21 का बजट है, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति का जो मुख्य उद्देश्य इसमें होता है संसाधनों की जो गतिशीलता के माध्यम से विकास होता है, संसाधनों का कुशल आवंटन, मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, रोजगार सृजन, वहीं संतुलित क्षेत्रीय विकास, पूंजी निर्माण, ये होता है राजकोषीय नीति का निर्धारण जो होता है। उसके बाद राजकोषीय जो नीति के उपकरण होते हैं, इसमें होता है करारोपण। जो प्राप्ति के स्रोत होते हैं और व्यय के स्रोत होते हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं, ये बढ़िया होता है। जो प्राप्ति का स्रोत है, जो 5% है, ये ऋण विभिन्न जो पूंजी है वहाँ से आता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सबसे ज़्यादा है वह कहाँ जाता है, ये आता है जो प्राप्ति है, यहाँ पे इसमें दिखा है, आप देख सकते हैं प्राप्ति जो है ये उधार और जो अन्य देता है वहाँ से आता है। उसके बाद है जीएसटी, आयकर और निगम कर। तो ये बहुत बार पूछा गया सबसे सर्वाधिक क्या है, तो ये जीएसटी है और आयकर है और निगम कर है। वहीं जो व्यय है, जो सर्वाधिक व्यय होता है, जो आप कर्ज लिए हैं, जैसे जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यहाँ से जो कर्ज लिया गया है, सर्वाधिक ब्याज में ही जाता है। उसके बाद है अभी आपने जो यहाँ पे देखा था राजकोषीय नीति के जो उपकरण है यहाँ पे 4 प्रकार के। पहला है करारोपण, दूसरा है सार्वजनिक व्यय, तीसरा है सार्वजनिक ऋण और वहीं चौथा है नई मुद्रा का निर्गमन। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन समिति FRBM 2023 राजकोषीय समेकन हेतु केंद्र सरकार द्वारा संसद में FRBM एक्ट जो है 2003 में पारित हुआ था। ये एग्जाम में बहुत बार आया है कि FRBM जो एक्ट है ये कब पारित हुआ था। उसके बाद है वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है ये भारत के अनुच्छेद 280 में दिया गया है। अनुच्छेद 280 में निहित जो प्रावधानों के अनुरूप वित्त आयोग एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक निकाय है के रूप में काम करेगा तथा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों पर विचार विमर्श करके उनको सुझाव देगा। भारत में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता है। जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो उसे केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था और तब से लेकर अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। जो 15वां वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग का जो गठन है घोषणा भारत सरकार के ने राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 27 नवंबर 2017 को किया था। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह श्री NK सिंह। वित्त आयोग के ने विभाजन योग्य राजस्व में वित्त 2021-26 हेतु राज्यों के लिए 41% की सिफारिश की है। वहीं जो कर प्रणाली है, टैक्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वर्गीकरण किया गया टैक्स को। जो प्रत्यक्ष होता है, जो मनुष्य यानी जो व्यक्ति कोई वस्तु लेता है स्वयं से ही उसको पे करता है, वो प्रत्यक्ष होता है। वो और अगर वो किसी अन्य के माध्यम से करवाता है उसी को अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो मूल अनुसार कर वो कर है जो किसी वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है। विशिष्ट कर उन करों को कहा जाता है जो जो वस्तु की इकाई एवं परिणाम पर लगाया जाता है। ऐसे करों को प्रतिगामी कर की संज्ञा दी जाती है जिसमें कर की दर कर के आधार में वृद्धि के साथ क्रमशः घटता एवं बढ़ता रहता है। प्रतिगामी करों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, उच्च आय पर कुल कर की मात्रा बढ़ती है परंतु कर की दर कम हो जाती है। जो आनुपातिक कर है उन करों कहा जाता है जिसमें कर के आधार पर परिवर्तन के बाद भी कर की जो दर है वो अपरिवर्तित रहती है। जहाँ पे जो आधार है वो परिवर्तन नहीं होता है लेकिन जो कर की दर है वो अपरिवर्तित रहती है। आधार जो है परिवर्तन नहीं होता है लेकिन जो कर की दर है अपरिवर्तित रहती है। अनुपाती जो कर हैं के अंतर्गत आय के बढ़ने पर कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि आय बढ़ने के साथ साथ करदाता द्वारा अदा किए गए कुल कर की राशि बढ़ती है। प्रगतिशील कर वो होता है जिनमें आय की वृद्धि के साथ ही
दरों में भी वृद्धि होती है, लेकिन जो अनुपातिक दर होता है इसके अंतर्गत आय बढ़ने पर कर की दर में परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि आय बढ़ने के साथ ही करदाता द्वारा अदा किए गए जो कुल राशि है वो बढ़ती रहती है। अधोगामी कर्व होता है जिसमें आय बढ़ने के साथ पहले तो कुछ कर की दर बढ़ती है, परंतु एक सीमा के बाद वो स्थिर हो जाती है। भारत में जो प्रमुख कर है आयकर है। भारत में आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है। केंद्र सरकार आयकर से प्राप्त राजस्व को केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वितरित करती है। कृषि से प्राप्त जो आय है पर आयकर नहीं लगाया जाता है। जो निगम कर होता है, कारपोरेट टैक्स होता है, ये व्यापारिक कंपनियों तथा निगमों की आय पर लगाया जाने वाला निगम कर की संज्ञा दी जाती है। निगम कर को कंपनी लाभ भी कहा जाता है, परंतु ये उस कर से भिन्न होता है जो कंपनियों का अंशधारी अपनी आयों पर देता है। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। वहीं जो व्यय कर होता है ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कि लोगों द्वारा किए गए उपभोग व्यय की धनराशि पर लगाया जाता है। भारत में व्यय कर लगाने का जो पहली बार सुझाव है 1956 में केल्डार ने दिया था। 1 अप्रैल 1957 को व्यय पर अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1958 को पहली बार व्यय कर लगाया गया, परंतु वर्ष 1964 में इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। एक होता है संपदा शुल्क। संपदा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। वहीं एक है धन कर। धन कर भी एक प्रत्यक्ष कर है जिसका आशय किसी व्यक्ति की संपत्ति, पूंजी या धन के कुल मूल्य पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। भारत में धन कर लगाने का सुझाव ब्रिटिश अर्थशास्त्री केल्डार ने दिया था। केल्डार को लगता है कोई काम नहीं था, खाली ये बस एक कर लगाने की बात करते रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1957 में पहली बार धन कर लगाया गया। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। 1 अप्रैल 2016 से इसे समाप्त कर दिया गया, यानी इसे भी समाप्त कर दिया गया धन कर को भी। उसके बाद है सेवा कर, सर्विस टैक्स। ये अप्रत्यक्ष कर है। भारत में सेवा कर की जो शुरुआत है 1994 से 95 के मध्य हुई थी। 1994 में पहली बार टेलीफोन, साधारण बीमा तथा टास्क दलाली पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फार्मूले के आधार पर राज्य में वितरित किया जाता है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का वस्तु कर है। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। ये केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात तथा निर्यात पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क मूल्यानुसार एवं मात्रा अनुसार दोनों ही तरीकों से लगता है। उसके बाद आ गया आखिरी में जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर का शुभारंभ 1 जुलाई 2017, 30 जून को अर्धरात्रि में को जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को आच्छादित कर लिया है। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है। इसके तहत प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही कर लगाया जाता है। स्मरणीय है कि भारत में जीएसटी का जो प्रावधान है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम से 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ तथा 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ, इसके तहत किया गया। जो भारत में वित्त आयोग है, जो पहला वित्त आयोग है 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। जो इसके अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे 1952 से 57 तक। वहीं दूसरा जो वित्त आयोग था इसके जो अध्यक्ष थे वो थे के संथानम। तीसरे के थे एस के चंदा। वहीं चौथे के थे पीवी राजमन्नार 66 से 69 तक।
वहीं जो 5वां वित्त आयोग है उसके 2 अध्यक्ष थे, वो थे महावीर त्यागी। वहीं जो छठा है इसके थे के ब्रह्मानंद रेड्डी। 7वां जो है इसके थे JM सैलेट। जो 8वां है इसके थे YD चाहड़। वहीं जो 9वां है इसके थे NKP साल्वे। वहीं जो 10वां है इसके थे KC पंत। वहीं जो 11वां है इसके थे AM खुसरो। वहीं जो 12वां है इसके थे विजय केलकर। 12वां के थे C रंगराजन। वहीं जो 13वां इसके थे विजय केलकर। और जो 14वां वित्त आयोग है इसके थे YB रेड्डी। वहीं जो 15वां 2017 से चल रहा है, ये 2021 से 26 तक है, इसके थे हैं NK सिंह। 15वें जो वित्त आयोग की संस्तुतियां हैं वर्ष 2020 से 25 के लिए थीं, लेकिन आयोग द्वारा 2 रिपोर्ट पेश किए गई इसमें। प्रथम रिपोर्ट 2020-21 के लिए तथा दूसरी जो रिपोर्ट है वो 21 और 26 के लिए की गई है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के जो कर हैं, केंद्र सरकार के जो प्रत्यक्ष कर हैं वहीं जो राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं उसमें व्यक्तिगत आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर, व्यय कर, निगम कर, अस्थि कर, ब्याज कर और लाभांश कर और प्रतिभूति कर हैं। वहीं जो केंद्र राज्य सरकार के कर प्रत्यक्ष कर हैं उसमें हैं रोजगार पर कर, व्यवसाय पर कर, कृषि आयकर, भू राजस्व कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, होटल प्राप्ति पर कर और पथ कर। वहीं जो केंद्र सरकार के जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनमें से है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर 1994-95 जो शुरुआत हुआ GST। वहीं जो राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं उसमें बिक्री कर, व्यापार कर, वाहनों पर कर, विज्ञापन कर, स्टाम्प एवं पंजीयन पर कर है, राज्य उत्पादन शुल्क पर कर है, शिक्षा पर उपकर है, प्रवेश कर है, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर है। GST में जो शामिल केंद्रीय कर हैं उसमें है केंद्रीय उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क तथा अधिभार एवं उपकर हैं। वहीं जो राज्य कर हैं वो राज्य मूल संवर्धन कर है, बिक्री कर है, मनोरंजन कर है, केंद्रीय बिक्री कर है, केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित चुंगी और प्रवेश कर है। ये जो हैं ये GST में शामिल है। GST जो दायरे से बाहर है उसमें है मानवीय उपयोग के लिए नशीली शराब पर कर को GST में छूट है, जबकि 5 पेट्रोल उत्पाद इसमें उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस, विमानन ईंधन को अस्थायी रूप से GST के बाहर रखा गया है। वहीं जो इसमें विविध है, भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं। मध्यस्थों, जमींदारों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, कृषि का पुनर्गठन। भारत में सर्वाधिक जोतों की जो संख्या है वो सीमांत प्रकार की है। 1 हेक्टेयर से जो कम क्षेत्रफल वाले जोत सीमांत हैं उनको सीमांत कहा जाता है। वहीं जो 1 से 2 हेक्टेयर वाले हैं उन्हें लघु जोत कहा जाता है। जो 2 से 4 वाले हैं उन्हें अर्ध मध्यम कहा जाता है। वहीं जो 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के मध्य हैं जो 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य हैं उन्हें मध्यम जोत कहा जाता है। वहीं जो 10 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल वाले जोत हैं उन्हें बृहद जोत कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया जोत के बारे में कि जो मध्यम जोत है, लघु जोत है, अर्ध मध्यम जोत है, इनके बारे में। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सोमपाल थे। बाद में MS स्वामीनाथन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। भारत कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है कृषि वर्ष जो है। जो भारत की मुख्य खाद्य फसल है वो चावल है। भारत में कॉफ़ी का जो कुल उत्पादन है वो 70% कर्नाटक में होता है। भारत में कॉफ़ी है वो 70% केवल उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। भारत में गेहूँ सर्वाधिक जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश, वहीं जो दूसरा और तीसरा स्थान है पंजाब और मध्य प्रदेश का है। चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल और जो है दूसरा और तीसरा स्थान है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब का है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालित USSR के सहयोग से स्थापित किया गया था। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र है इसे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थापित किया गया था।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए थे। भारतीय हीरा संस्थान IDI सूरत में स्थापित किया गया है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का जो उद्योग हथकरघा है। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। जूट के सामान पर केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ तथा रेशम वस्त्र उत्पादन में कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु शहर सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिला में कालीन उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। भारत में जो प्रथम उद्योग जिसका विकास एक कुटीर उद्योग के रूप में हुआ था। जो प्रमुख क्रांतियाँ एग्जाम में बहुत ही बढ़िया पूछी जाती हैं, इनसे एक क्वेश्चन कन्फर्म है, कोई न कोई किसी न किसी सीट में जरूर रहेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत ही अच्छी इकोनॉमी की मैराथन है, जहाँ पे हमने एक सामान्य परिचय देखा है, बैंकिंग, GST और जो गरीबी है, नियोजन है संबंधित बहुत ही अच्छी टॉपिक देखा है। वहीं कृषि को देख रहे हैं हम, और अपने दोस्तों में शेयर करें। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो SSC का है, रेलवे का, UP का कोई भी एग्जाम हो। हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न से है, जिसके जो जनक थे MS स्वामीनाथन ही थे। श्वेत क्रांति ये दूध से संबंधित है। ये पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। वहीं जो नीली क्रांति है ये मत्स्य उत्पादन संबंधित है। जो रजत क्रांति है अंडा मुर्गी पालन संबंधित है। जो लाल क्रांति है ये मांस एवं टमाटर उत्पादन संबंधित है। जो रजत रेशा क्रांति है ये कपास उत्पादन संबंधित है। जो स्वर्ण रेशा क्रांति है जूट से संबंधित है। वहीं जो गोल्डन क्रांति है ये फल एवं सब्जी उत्पादन संबंधित है। जो भूरी धूसर क्रांति है उर्वरक से संबंधित है। जो गोल क्रांति है ये आलू से संबंधित है। वहीं जो गुलाबी क्रांति है ये प्याज, झींगा, मछली के उत्पादन संबंधित है। जो क्रांतियाँ हैं एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो प्रमुख बोर्ड हैं ये भी एग्जाम में बहुत बार आए हैं। भारतीय जो कॉफ़ी बोर्ड है 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसका मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। वहीं जो भारतीय रबड़ बोर्ड है 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये कोट्टयम केरल में स्थित है। भारतीय जो चाय बोर्ड है 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है ये। भारतीय तंबाकू जो बोर्ड है 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो भारतीय मसाला बोर्ड है वो 1987 कोची केरल में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड जो है ये 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, हैदराबाद में इसका जो मुख्यालय हैदराबाद में है। वहीं जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड है 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। वहीं जो प्रमुख समितियां हैं एग्जाम में बहुत ही बार पूछी गई हैं, और ये जो UP PCS है या स्टेट PCS कोई भी एग्जाम हो, और UPSC का जो मिलान वाला क्वेश्चन आता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। महालनोबी समिति जो है आय वितरण का आकलन करने के लिए हुई थी, जो इसका गठन है 1960 में हुआ था। खुसरो समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख के लिए हुआ था इसका गठन, और 1989 में हुआ था। दांतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान से हुआ था, इसका जो कार्य था 1968 में इसका गठन हुआ था। वहीं जो सहकारी समिति सरकारी समिति है केंद्र राज्य संबंध से इसका संबंध था 1983 में हुआ था। गोईपोरिया समिति जो है बैंकिंग से सुधार से था, इसका जो गठन था 1990 में हुआ था। वहीं जो गोस्वामी समिति है जिसका गठन है वो औद्योगिक ऋणदाता के लेके वो हुआ था 1993 में। नरसिम्हन समिति है वित्तीय सुधार को लेकर हुआ था 1991 में। वहीं जो राजा जे चलैया समिति है कर सुधार को लेकर हुआ था 1991 में। जानकी रमन समिति है प्रतिभूति घोटाला संबंधित 1992 में गठन हुआ था। वहीं मल्होत्रा समिति है बीमा सुधार से लेकर 1993 में इसका गठन हुआ था। भंडारी समिति है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से 1994 में इसका गठन हुआ था। वहीं आबिद हुसैन समिति है लघु उद्योग संबंधित 1995 से गठन हुआ था। मेरा सेठ समिति है हथकरघा विकास से लेके इसका जो गठन है 1997 में हुआ था। वहीं जो महाजन समिति है जो इसका गठन है ये चीनी संबंधित है, ये 1997 में इसका गठन हुआ था। वहीं जो तारापुर समिति है रुपए की जो पूंजी खाते में
परिवर्तनीयता है 1997 से गठन हुआ था। वहीं जो BS व्यास समिति है, कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार संबंधित 2000 में गठन हुआ था। तेंदुलकर समिति है, गरीबी के लिए इसका गठन हुआ था 2005 में। सच्चर समिति है, मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति को लेकर हुआ था, 2005 में गठन हुआ था इसका। रंगराजन समिति है, भुगतान संतुलन को लेकर इसका गठन हुआ था 1993 में। वहीं डॉक्टर कीर्ति यश परिक समिति है, पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव के लिए इसका जो गठन हुआ था 2013 में हुआ था। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने जो इकोनॉमी है उसको पूरी कंप्लीट किया है यहाँ पे मैराथन के तौर पर, जिसमें आपने देखा होगा भारतीय इकोनॉमिक जो है उसका सामान्य परिचय, गरीबी, नियोजन, GST जो है, GDP क्या होती है, GNP क्या होती है, कर कितने प्रकार के होते हैं, कृषि संबंधी जो महत्वपूर्ण आयोग हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, उनका जो गठन हुआ था उसके बारे में, जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, नवरत्न, मिनी रत्न, इनके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जिनका भी एग्ज़ाम है SSC का या रेलवे का या आने वाला UP SSSC